हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। जो हमने मेंस आंसर राइटिंग की क्लासेस की सीरीज स्टार्ट की है उसकी आज क्लास 6 है। और आज इस क्लास 6 में हम क्या सीखने वाले हैं, मेन बॉडी कैसे लिखें। और जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें हमने क्या क्या बताया है, उस पर हमने बताया है कि इंट्रो कैसे बनाना है, 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको विद फ्लो चार्ट कैसे लिखना है, उसके अलावा क्वेश्चन को समझना कैसे, जो पुछल्ले शब्द होते हैं, डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, जिसके बेस पे जो आपका आंसर है पूरा का पूरा उसी के बेस पे होता है। वैसे ही आपको डायरेक्शन उसी से मिलती है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। और आगे भी हम जो है तो हर जितने भी एस्पेक्ट होते हैं आंसर राइटिंग के, सारे एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे, सारे डायमेंशन को कवर करेंगे, ताकि आपको जो 2025 और 2026 का मेंस है उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम आंसर राइटिंग के लिए ना जाए। आपको एक काम करना है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको और भी जो है तो अधिक जानकारी, चाहे प्री मेंस टेस्ट सीरीज किसी भी चीज़ के बारे में हो, या जो हम ये आंसर राइटिंग आपको सिखा रहे हैं, या और भी कोई आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और साथ ही में जो है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो वीडियो है, जो ये क्लास की सीरीज़ है वो आपके पास पहुँचे और आप इसका अच्छे से एडवांटेज ले सकें, बेनिफिट ले सकें। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या है हमारा टॉपिक, मेन बॉडी कैसे लिखें। तो मेन बॉडी कैसे लिखें, मेन बॉडी होता क्या है। सबसे पहले देखिए, आपका जो पेपर होता है उस पर क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है आपका इंट्रोडक्शन। क्या होता है, पहला इंट्रोडक्शन। दूसरा आपका होता है मेन बॉडी, और तीसरा क्या होता है, कंक्लूजन। और ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपने नहीं लिखी तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, इनकम्प्लीट। क्या होगा, इनकम्प्लीट। लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो मान लीजिए स्टार्टिंग और एंडिंग पे लिखना है, लेकिन जो मेन बॉडी वो बीच में आता है। और सबसे ज़्यादा जो है तो वेटेज किसका होता है, सबसे ज़्यादा वेटेज मेन बॉडी का वेटेज होता है। इसलिए आपको इस पे ध्यान देना है, इसको अच्छे से लिखना है। और इसमें कई सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि हम क्या करें, जिससे मतलब कि हम फालतू की चीज़ें ना लिखें। और सबसे बड़ी बात, पैराग्राफ में आपको नहीं लिखना है, पैराग्राफ में आपको मेन बॉडी नहीं लिखनी। कई लोग पैराग्राफ पे लिख के आ जाते हैं जिससे उनको क्या है, नंबर कम मिलते हैं। इसलिए आप ये भी चीज़ याद रखिए कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो परीक्षक होता है, जो चेकर होता है, इवेल्युएटर, वो इंट्रोडक्शन से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है पहली बार। क्यों, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लेकिन जो मेन बॉडी है, क्यों, क्योंकि वो आपके इंट्रोडक्शन को पढ़ के और ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा आपका आंसर पढ़ने में। लेकिन अगर आपने मेन बॉडी में अच्छे से नहीं लिखा, अच्छे से सारे पॉइंट्स को कवर नहीं किया, सारे डायमेंशंस को कवर नहीं किया, तो आपने कितना भी अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा हो लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे, कम नंबर मिलेंगे आपको। क्यों, क्योंकि जो मेन बॉडी होती है वही आपको नंबर दिलाती है। पॉइंट 1, मेन बॉडी क्या होती है। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेन बॉडी क्या होती है, 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें से जो सेंटर का पार्ट होता है वो क्या होता है, मेन बॉडी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है हमारे आंसर का, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, मेन बॉडी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो भी आंसर हमको लिखना है वो कहाँ लिखा जाता है, मेन बॉडी में ही लिखा जाता है। आप इंट्रो में क्या है, आप एक उसकी झलक, एक ग्लिम्स उससे दिखा रहे हैं। और कंक्लूजन में आपने जो भी मेन बॉडी में जो भी आंसर लिखा है, जो भी आपने बताया है, जो भी पॉइंट्स बताए हैं, उसका आप लास्ट में एक निष्कर्ष लिख रहे हैं। लेकिन जो मेन बॉडी है, पूरा जो उसमें चुनौतियां पूछा है, कारण पूछा है, समाधान पूछा है, या फिर किसी योजना के बारे में पूछा है, जो भी पूछा है, आप किस पे लिख रहे हैं, मेन बॉडी में ही लिख रहे हैं, मेन बॉडी में ही उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। और आपका जो आंसर है उसका 60 to 70% अंक, मार्क्स, वेटेज किस पर निर्भर करता है, मेन बॉडी पे। मेन बॉडी पे ही डिपेंड करता है कि आपको मतलब मार्क्स कितने ज़्यादा मिलने हैं, कितने कम मिलते हैं। इंट्रो और कंक्लूजन भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि मैम बोल रहे हैं मेन बॉडी इम्पॉर्टेंट है तो हम इंट्रो और कंक्लूजन को छोड़ दें।
नहीं, इंट्रो और कंक्लूजन को आप छोड़ेंगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा, लेकिन मेन बॉडी में ही आप उसका आंसर लिखते हैं। जो उसमें पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो आप मेन बॉडी में ही लिखते हैं। इसलिए मेन बॉडी जो है तो हमारे आंसर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हमको लिखना कैसे है, तो ये देखिए जैसे पॉइंट 2 हो गया। अब पॉइंट 2 में क्या है कि क्वेश्चन को तोड़ कर लिखें। कई बच्चे क्या होते हैं कि एक पैराग्राफ में, जिनको ज़्यादा भी समझ नहीं है, वो क्या करते हैं एक पैराग्राफ में उत्तर लिख के आ जाते हैं। अब जब आप एक पूरे पैराग्राफ में इतना, मान लो 2 पेज का है और ये 2 पेज में आप पैराग्राफ ही लिख के आ रहे हो, तो आपको नंबर कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि चेकर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक लाइन पढ़े, फिर अपने से कीवर्ड छांटे और आपके आंसर का कंक्लूजन निकाले। नहीं, इस तरीके से आपको नहीं लिखना। ये सबसे रॉन्ग मेथड होता है एमपीपीएससी मेंस लिखने का। एमपीपीएससी मेंस में पैराग्राफ वाले आंसर नहीं लिखे जाते हैं। आपको क्वेश्चंस को तोड़कर यानी कि डिवाइड करके लिखना है। ये नहीं कि एक पैराग्राफ में पूरा लिख दिया, डिवाइड करके क्वेश्चन को तोड़ करके, उसके अलावा पॉइंट वाइज लिखना होता है। कैसे लिखना होता है? पॉइंट वाइज, ये याद रखना है। पॉइंट वाइज आपको आंसर देना, विथ फ्लो चार्ट, विथ मैप। उसके अलावा क्या होना चाहिए? फैक्ट्स, फिगर्स, करंट इवेंट्स, ये सारी चीजें आपके मेन बॉडी में होनी चाहिए। फ्लो चार्ट, मैप, फैक्ट्स, फिगर्स, करंट इवेंट्स, ये सब होना चाहिए। इसके अलावा भी और कई सारी चीजें हैं। कोई रिपोर्ट हो गई, उसका आपने लिख दिया, वहाँ बीच बीच में जहाँ पे जरूरत है जो आपने पॉइंट लिखा है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई फैक्ट पता है तो आप लिखोगे, तो मतलब वो कहते हैं सोने में सुहागा होना, तो मतलब वो और अच्छा, उसको और बेटर बना देगा। लेकिन पैराग्राफ में आपको कभी भी नहीं लिखना, ये याद रखना है। उसके बाद क्या करना है कि क्वेश्चन को छोटे छोटे कीवर्ड्स में बांटना है। किसमें बांटना है? जैसे मैंने भी आपको बताया, कीवर्ड्स में। छोटे छोटे कीवर्ड्स में बांटिए और हर कीवर्ड के अनुसार हेडिंग बनाइए। हर कीवर्ड के अकॉर्डिंग क्या करना है? हमको हेडिंग बनाना है। जो भी कीवर्ड आप लिख रहे हैं या जो भी कीवर्ड्स में आपने क्वेश्चन को बांटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको, अभी आप परेशान मत होइएगा कि मैम ऐसे ही समझा रही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, हम आपको विथ एग्जाम्पल जो है तो समझाएंगे, और प्रीवियस क्लासेस में भी हम आपको हर चीज विथ एग्जाम्पल ही समझाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। विथ एग्जाम्पल हमने समझाया। तो अगर किसी ने आज कोई, अगर ये पहली बार ये क्लास देख रहा है तो जाके पहले वो 5 क्लासेस को देखे, ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। यानी कि सारे जो डायमेंशंस एस्पेक्ट्स हैं आंसर राइटिंग के, वो सब आपसे बने। इसके लिए आपको सारी क्लासेस देखना जरूरी है। अब हम अपने आते हैं उदाहरण पे, जो हमने एग्जाम्पल लिया है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिजों का वर्णन करते हुए राज्य के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अब ये विश्लेषण वर्ड जो है वो वही बच्चा समझेगा जिसने कि प्रीवियस क्लासेस देखी हों। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में ये बताया है कि जो ये शब्द होते हैं, जो पुछल्ले शब्द होते हैं, डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, इसके बेस पे हमें कैसे अपना आंसर फॉर्म करना है, ये उसी को पता चलेगा जिसने वो क्लासेस देखी हैं, और वो समझ जाएगा विश्लेषण करना है। मतलब हमको सिर्फ आर्थिक विकास में उनकी भूमिका लिख के नहीं आना है। ये नहीं कि हमने सिर्फ भूमिका लिख दिया, उसमें हमको और भी चीजें लिखनी है। ये याद रखना है, ये अच्छे से दिमाग में। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिजों का वर्णन और राज्य के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका। यानी यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन के अंतर्गत 2 क्वेश्चन पूछे और साथ में ये डायरेक्टिव वर्ड जोड़ दिया, विश्लेषण कीजिए, भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहले प्रमुख खनिजों का वर्णन करना है और राज्य के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का विश्लेषण करना है। अब इंट्रो हमने आपको बता दिया था कि कैसे बनाना है, उसके 5 तरीके बताए थे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या इंट्रो बना सकते हैं? ये बता सकते हैं कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज कितने हैं? 8। उसके अलावा ये लिख सकते हैं, अगर आपने अभी हाल ही की रिपोर्ट देखी हो कि कितना मतलब टन प्रोडक्शन हुआ है, ये आप बता सकते हैं, या मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, ये सारी चीजें आप इंट्रो में लिख सकते हैं। उसके अलावा खनिजों का भी आप जो है तो वो लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। इस तरीके, मतलब किसी भी तरीके से आप इसका इंट्रोडक्शन बना सकते हैं जो कि इस क्वेश्चन को मतलब अच्छे से उसका एक शुरू में एक ग्लिम्स दिखाए।
ऐसे आपको अपने जो है तो इंट्रो बनाना है। इंट्रो तो देखिए मैंने सिखा दिया। आज हम बात करने वाले हैं किस पे, मेन बॉडी कैसे लिखें, मेन बॉडी के बारे में। तो इसमें देखते हैं, जैसे देखिए अब इसमें यहाँ पे हमने आपके और उसके लिए कन्वीनियंस के लिए और अच्छे से समझाया। सबसे पहले क्या पूछा, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज। अब मध्य प्रदेश में कितने खनिज हैं, 8। कोयला, हीरा, चूना पत्थर हो गया, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा, डोलोमाइट, और एक और हो गया क्या, लौह अयस्क, लौह अयस्क, आयरन ओर। यानी कि ये आपके 8 प्रमुख खनिज हो गए, इनका आपको वर्णन करना है। इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा और भी कुछ लिख सकते हैं जो जानते हो आप, कि कोयले की कौन सी रैंक हो गया, या फिर आप इसकी माइंस लिख सकते हैं, जैसे सोहागपुर हो गया, सिंगरौली हो गया। हीरा के बारे में भी लिख सकते हैं, एकमात्र उत्पादक राज्य, और उसके अलावा जो है तो माइंस का नाम लिख सकते हैं। इसी तरीके से चूना पत्थर, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा, डोलोमाइट, सबके बारे में आप लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज का जो वर्णन है उसमें। उसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं, एमपी का मैप बना के आप ये सारी चीजें दिखा सकते हैं कि किसकी कहाँ पे माइंस हैं, वो और अच्छा रहेगा, वो और ज्यादा आपको नंबर आपको उससे मिलेंगे। आर्थिक विकास में भूमिका, अब वहां पे लिखा था ना कि क्वेश्चन में, ये देखो आप, ये क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा है कि वर्णन करते हुए राज्य के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में प्रमुख खनिजों की भूमिका। तो आर्थिक विकास में क्या क्या भूमिका हो गया, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, सीमेंट एवं ऊर्जा उद्योग को बढ़ावा, रोजगार के अवसरों का सृजन, राज्य के राजस्व में वृद्धि, निर्यात एवं निवेश को प्रोत्साहन। ये आपके कीवर्ड्स हो गए या की पॉइंट हो गए, जो कि आपको विथ फ्लो चार्ट आप चाहें तो ऐसे इस तरीके से भी बता सकते हैं, किसी भी तरीके से आप फ्लो चार्ट के थ्रू इसको एक बार शो कर सकते हैं और फिर डिटेल में लिख सकते हैं। लेकिन 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 अब आप सोचेंगे कि मैम ये तो पूरा का पूरा आंसर जो है तो कंप्लीट हो गया, उसमें 2 ही तो क्वेश्चन पूछा था, है ना। क्या क्या पूछा था, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिजों का वर्णन और आर्थिक विकास में भूमिका, और आपने तो दोनों बता दिया, तो हमको ऐसे ही लिख के आना नहीं। आपने क्या किया है, जो उसका लास्ट का जो शब्द था विश्लेषण, एनालिसिस, इस पे आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब उसने पूछा एनालिसिस कीजिए, आर्थिक विकास में भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अब भूमिका तो आपने लिखा, लेकिन जब विश्लेषण आ जाता है ना, तो हमको उसके और भी चीजें लिखनी होती हैं, जैसे कि उसकी क्या चैलेंजेस हैं, चुनौतियां क्या हैं, और समाधान उसका, तभी हमारा आंसर कंप्लीट होगा। अब हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में यही दिखाने वाले हैं कि आपको ये भी लिखना है। क्या लिखना है, प्रमुख चुनौतियां, अवैध खनन, पर्यावरणीय क्षति, इन्वायरमेंटल लॉस, डैमेज, वन क्षेत्रों पर प्रभाव, स्थानीय समुदायों का विस्थापन। ये सब चैलेंजेस हो गए जो कि खनिजों के प्रोडक्शन के कारण आते हैं, कि जहाँ कहीं पे भी अगर माइंस है तो वहाँ पे जो स्थानीय समुदाय हैं उनको वहाँ से जो है तो डिस्प्लेस किया जाता है, दूसरी जगह रिहेबिलिटेट कराया जाता है, कभी उनको उसका अच्छा मुआवजा मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कई सारी चीज़ें मतलब की प्रॉब्लम आती हैं। अवैध खनन, इलीगल माइनिंग बहुत चल रहा है, उसके कारण पर्यावरण को तो क्षति पहुंच ही रही। समय जो है तो यही करंट उसमें चल रहा है कि इन सब के कारण जो है तो इन्वायरमेंटल लॉस बहुत हो रहा है, वन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये सब क्या हो गए, चैलेंजेस हो गए, जो खनिज हैं सॉरी उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड ये सारे रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं। तो जब हमको विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है, तो हमें चुनौतियां भी लिखनी है, प्लस हमने अगर चुनौतियां बताई तो हमको समाधान भी बताना है। जैसे सस्टेनेबल माइनिंग को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल खनन, सतत खनन को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय मानकों का पालन, आधुनिक तकनीक का उपयोग, स्थानीय लोगों के पुनर्वास एवं कौशल विकास। स्थानीय लोगों को पुनर्वास, जैसे यहाँ पे स्थानीय समुदाय का विस्थापन, उसके लिए ये समाधान हो गया, पुनर्वास एवं कौशल विकास। खनन क्षेत्रों की नियमित निगरानी, ये क्या करना है आपको, ये भी बताना है। यानी कि विश्लेषण जब करते हैं हम, अगर उसमें विश्लेषण लिखा है तो हमको चुनौतियां भी बतानी होती हैं और साथ ही साथ में समाधान भी बताने होते हैं, तब हमारा आंसर कंप्लीट होता है। और उसके बाद में हमको कंक्लूजन भी लिखना होता है। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। हमारी टीम शिक्षार्थी बाय दिव्या, हम लोगों ने एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस कॉमन टॉपिक, जिनका भी प्री 2027 का है
और मेंस, जैसे अगर आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो मेंस आपका, और कई बच्चे सोचते हैं कि हम पहले प्री का पढ़ेंगे फिर मेंस का पढ़ेंगे, तो ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको मैक्सिमम तो 3 to 4 मंथ्स का ही टाइम मिलता है, और उतने टाइम पे आप कई बार क्या होता है, कई चीज़ें पढ़ पाते हैं, कई चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ पाते, रिवीजन नहीं कर पाते, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती, कई सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए हमने क्या किया कि एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों के जो कॉमन टॉपिक होते हैं, यानी एमपीपीएससी प्री पूरा और मेंस का पेपर 1, 2, 3, इनके जो कॉमन टॉपिक हैं वो इसमें आपको मतलब कि बताया जाएगा कैसे आपको कंप्लीट करना है, मेंटोरशिप दिया जाएगा, स्ट्रैटेजी प्रोग्राम है। तो जो भी, और इसमें जो है तो सीटें हमेशा हमारे उसमें लिमिटेड ही रहती हैं, और सबसे कम फीस यानी मिनिमल फीस पर जो है तो आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। और इसमें जो मेंटोर आपके रहेंगे वो शिवम भैया रहेंगे, वो आपके मार्गदर्शक कह लीजिए, गाइड कह लीजिए, मेंटोर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यानी आपको इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारे के सारी प्रॉब्लम आपको तुरंत जो है तो आप डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं इनसे। जब भी आपको कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, आप डीमोटिवेट हो रहे हो या कुछ भी हो रहा है, आप तुरंत इनसे बात कर सकते हो। और ये प्रोग्राम जो है तो हम कब से चला रहे हैं, पहले से भी चला रहे हैं, मतलब अलग अलग उसका, और इसका काफ़ी पॉजिटिव जो है तो रिजल्ट आता। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग में जाके वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या होता है कि पढ़ रहे होते हैं, जो कंटेंट होता है उनको रटने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं रहती। उनके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिलती, जिस कारण से वो आगे उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने खास कर ये किया कि जिनको भी ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है कि क्या पढ़ना, कैसे, कितना पढ़ना है, वो सारी प्रॉब्लम इसमें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, आपको जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर मिल जाएगा, और आपकी स्क्रीन पे भी नंबर शो होगा व्हाट्सएप का, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको याद रखना, क्या याद रखना, मेन बॉडी का सबसे आसान फॉर्मूला है, क्या है? हेडिंग, पॉइंट वाइज कंटेंट। देखो पॉइंट वाइज है, पैराग्राफ नहीं है, बार बार बता रही हूँ ताकि पैराग्राफ में ना लिख के आए आप लोग। पॉइंट वाइज कंटेंट, एग्जाम्पल और डेटा, और नेक्स्ट हेडिंग, ये सारी चीज़ें आपको, यानी आपने एक हेडिंग डाली, उसके बाद उसका पॉइंट वाइज कंटेंट, इसी में आपने एग्जाम्पल, डाटा जो भी लिखा, और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग। इस तरीके से आपको अपना मेन बॉडी बनाना है। जैसे ये एक पेज हो गया, यहाँ पे आपका इंट्रो गया, अब मेन बॉडी है। अब मेन बॉडी में मान लीजिए आपने अभी यही क्वेश्चन का देख लेते हैं, और आपने लिख दिया कि औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन में सहायता, या फिर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, जो खनिज हो गए, उसमें आप 1, 2, 3 पॉइंट ऐसे डाले, और उसमें आपने पॉइंट वाइज में आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि लॉ स्टील हो गया, इसकी जो है तो इंडस्ट्रीज हो गया, स्टील एंड आयरन ओर की, उसके अलावा कई आप एग्जाम्पल देके, और फिर आप नेक्स्ट हेडिंग दूसरा डाल दें, एम्प्लॉयमेंट या रोजगार। इस तरीके से आपको अपना मेन बॉडी लिखना है, और फ्लो चार्ट में पहले ही आपको सारे पॉइंट एक बार दिखा देने हैं जो भी आपने हेडिंग बनाई है। इस तरीके से आपको अपना मेन बॉडी जो है तो ये आप अगर ये याद कर लोगे कि हेडिंग, पॉइंट वाइज कंटेंट, एग्जाम्पल, डेटा, नेक्स्ट हेडिंग, अगर इस तरीके से आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका अच्छे से मेन बॉडी लिख सकते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है, अब ये हम आपको मतलब जो कॉपी होती है सेम वही लगा के दिखाएं। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिजों, वही क्वेश्चन है सेम, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिजों का वर्णन करते हुए राज्य के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जैसे मैंने बताया ये लाइन आपकी चली गई इंट्रो में। अब आपने यहाँ पे क्या बताया, प्रमुख खनिजों का वर्णन। अब यहाँ पे जो भी प्रमुख खनिज हैं आपको उसके बारे में बताना है। जैसे कि सबसे पहले तो ये लिख दीजिए कि 8 खनिज होते हैं। आप इस तरीके से ऐसे फ्लो चार्ट बना के, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खनिज लिख सकते हैं। अब मान लो आपने कोयला लिखा, कोयला से आप ऐसे बना के लिख सकते हो कि जैसे जो कोयले की माइंस हो गई वो लिख दिया, उसके अलावा जो कोयले का रैंक हो गया आपने ये लिख दिया, ये 2-2 पॉइंट करके ऐसे। उसके बाद जो भूमिका लिखना है, लेकिन उसके पहले आप क्या कर सकते हो, इधर अगर आप भूमिका दिखा रहे हो फ्लो चार्ट के थ्रू, तो यहाँ पे आप एक ऐसे स्पेस निकाल के और एक एमपी का क्या बना सकते हैं, मैप, और मैप के थ्रू जो मेजर माइंस है कोयले की या फिर जितने भी खनिज हैं उनकी आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पास इस चीज़ का
प्रोडक्शन होता है, या इस चीज़ यहाँ पे है, कोयला का रिजर्व है या कुछ भी है, और लिख सकते हैं कि यहाँ पास कि आप इसमें मतलब क्या है, कोई मतलब कि खनिजों के भंडार है कि खनिजों का उत्पादन, कुछ भी इस तरीके से आप ये आपने बता दिया। अब भूमिका का आर्थिक विकास में उनकी भूमिका, आर्थिक विकास में उनकी भूमिका आपने लिखा, और आर्थिक विकास में उनकी भूमिका, यहाँ पे क्या है कि ये कम पेज है इसलिए लिखते नहीं बन रहा, लेकिन जो आपको मिलेगा उसमें पूरा बराबर पेज होगा और आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। अब आपने यहाँ पे क्या है कि किसी भी तरीके का आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कम स्पेस है तो मान लीजिए आपने एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाया, यहाँ 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 यहाँ, ये आपने यहाँ पे पॉइंट लिख दिए, जैसे कि अभी मैंने बताया औद्योगिक हो गया, फिर रोजगार हो गया, फिर जैसे रॉ मटेरियल्स कच्चा माल का हो गया, ये सब इस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट बता दिए। फिर 2-3 पॉइंट्स को आपको हेडिंग डाल के विथ एग्जाम्पल या फिर डाटा कुछ भी जोड़ के आप यहाँ तक बता सकते हैं। तो ये आपका एक तरीके से एक पेज मैंने बताया। अब यहाँ तक आप आ गए, अब दूसरा पेज है। दूसरे पेज में मान लीजिए यहाँ तक आपने भूमिका लिखी, लेकिन क्योंकि ये क्या है, ये विश्लेषण कीजिए पूछा है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, चुनौतियाँ, और हमारे पास ज़्यादा पेज नहीं है, ज़्यादा समय नहीं, मतलब वो नहीं है, स्थान नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर हम लिख देंगे समाधान, और हम मान लीजिए कि यहाँ तक चुनौतियाँ और समाधान, तो इसमें हम पॉइंट डाल के हम यहाँ पे चुनौतियाँ भी लिख सकते हैं और इधर समाधान भी उसका लिख सकते हैं। और लास्ट में हम अपना जो भी हमको निष्कर्ष लिखना है या कंक्लूजन लिखना है, वो यहाँ पे कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। यानी कि सारी चीज़ें आप एक ही उसमें लिख सकते हैं। चुनौतियाँ जैसे भी मैंने बताया, अवैध खनन हो गया, अब ये पॉइंट्स बता रही हूँ, आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर पर्यावरण प्रदूषण हो गया, वनों की कटाई, भूजल स्तर में गिरावट, जनजाति विस्थापन। तो इसी तरीके से फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एक्ट आया है, जैसे कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, वो आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे कि विस्थापन हो गया एवं मुआवजा हो गया, वो आप लिख सकते हैं, इसमें बता सकते हैं समाधान में। फिर गवर्नमेंट स्कीम हो गई, गवर्नमेंट स्कीम भी बता सकते हैं जो कि आई है। नेशनल मिनरल पॉलिसी हो गया अवैध खनन के लिए। ये इस तरीके से आप सारी चीज़ें बता सकते हैं। रोजगार और समाधान और चुनौतियों में। और आपको जो अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे लिख रहे हैं कि जैसे जो लाइन में है या पैराग्राफ में है हल्का, तो वहाँ पे क्या कीजिए, पैराग्राफ तो लिखना ही नहीं है, मतलब जैसे 2 लाइन में अगर कुछ लिख रहे हैं तो वहाँ पे जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना ना भूलें। जब आप अंडरलाइन करेंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो ऑलरेडी उसका जो माइंड है, जो चेकर होगा उसका ऑलरेडी माइंड उस पर जाएगा कि इसको अंडरलाइन किया मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उससे आपका आंसर और समझ में आएगा। इस तरीके से अभी आप फिर से ये देख लो कि मैंने 2 पेज में आपको समझाया कि 10 नंबर क्वेश्चन आप कैसे लिख सकते। इंट्रो हो गया, यहाँ पे आपके 8 प्रमुख खनिज हो गए। उसके अलावा मैप के थ्रू भी आपने अपने 8 प्रमुख खनिजों का वर्णन बताया। उसके अलावा आर्थिक विकास में उनकी भूमिका विथ फ्लो चार्ट, विथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी 1 2 3 4 जितना आप कर सकते हो उतने पेज में। उसके बाद और जगह लेके आपने चुनौतियों और समाधान भी आपने बताया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था, एनालिसिस करने को लिखा था, विश्लेषण लिखा था। क्या लिखा था? विश्लेषण। इस कारण से आपको चुनौती और समाधान, अगर उसमें भी लिखा होता कि भूमिका का वर्णन कीजिए तो फिर आपको क्या करना था, फिर ये आंसर दूसरे तरीके से फ्रेम होता। एक बार और आप लोगों को फिर बताती हूँ। मान लीजिए कि अब आपको अगर दूसरे तरीके से लिखना है, तो ये तो आपका इंट्रो ही चला गया। फिर क्या है कि 8 प्रमुख खनिज हैं। 8 कितने हैं? 8 आपने पहले फ्लो चार्ट के थ्रू बताया। फिर सब खनिजों को मान लीजिए 2 3 4 5 और स्पेस कम करके 6 7 8 यहाँ पे आपको एक मैप के थ्रू दिखा देना है। ये मान लीजिए 6 7 8 इस तरीके से आपने बताया। अब ये जो पूरा का पूरा आपका बचा, अब इसमें आप क्या बताएंगे? आर्थिक विकास में भूमिका। क्या बताएंगे? आर्थिक विकास में भूमिका। अगर क्वेश्चन लिखा होता वर्णन कीजिए विश्लेषण की जगह, तो सिर्फ आर्थिक विकास में भूमिका विथ फ्लो चार्ट और एक्सप्लेन करके डिटेल में सब तरीके से। और लास्ट की 2 लाइन में आप क्या बता देते? कंक्लूजन।
तो ये इस तरीके से आपका आंसर होता, मेन बॉडी आपकी बदल जाती वहाँ पास। यानी जो ये डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, देखिए जैसे ये आर्थिक विकास में अभी मैंने समझाया, आर्थिक विकास में भूमिका 6 पॉइंट आपने डाल दिए, 6, 7, 8, फिर आर्थिक विकास में भूमिका, फिर कंक्लूजन। इस तरीके से क्या होगा कि इस तरीके से आप अपना आंसर, आपका जो मेन बॉडी है वो चेंज हो जाए। किसके बेसिस पे? जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, यानी कि कुछल्ले शब्द। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो मेन बॉडी होती है वो इन डायरेक्टिव वर्ड्स के कारण पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज। क्यों? क्योंकि अभी विश्लेषण था तो उसमें अलग तरीके से हमने मेन बॉडी बनाया, उसमें चुनौतियों और समाधान को भी दिखाया, इनका स्पेस थोड़ा कम किया, वेटेज कम किया। लेकिन जब वहां पे आ गया क्या, वर्णन कीजिए, तो हमने क्या किया? वर्णन कीजिए में हमने दोनों को बराबर बराबर वेटेज दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ हमको वर्णन करना था, बताना था। तो ये चीज का भी याद ध्यान रखना है आपको कि जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, पुछल्ले शब्द हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी मेन बॉडी क्या करनी है? फ्रेम करनी है या बनानी है। ये सारे कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं बताते जा रही हूँ, इस पर ध्यान रखिए। इसको एक कथा की तरह या प्रवचन की तरह मत सुनिए, इसको समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। आंसर आप खुद लिखिए, खुद ही आप टेस्ट दीजिए और खुद ही अपने आप को एक बार इवेल्युएट करके देखिए। जैसा जैसा मैंने इन क्लास 6 में जो भी 6 क्लासेस हैं पूरी देखने के बाद आप एक बार वो करिए और आपको जरूर ही कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक कुछ विशेष ध्यान देना है। क्या देना है? कि जब आप मेन बॉडी लिखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे फैक्ट्स हो गया, है ना, मैंने पहले ही बताया कि फैक्ट्स लिख सकते हैं। डाटा हो गया, संवैधानिक कानूनी प्रावधान हो गए जो वो लिखा जा सकता है बताने के लिए। सरकारी योजनाएं एवं नीतियां, जैसे ये जो क्वेश्चन था इस पे आप कई सारी सरकारी योजनाएं भी लिख सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन हो गया, MMDR एक्ट, तो ये कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आ जाएगा। नेशनल मिनरल पॉलिसी नीतियों में आ जाएगा। इस तरीके से कई सारी चीजें होती हैं जो कि इसमें आपको लिखना है। मेन बॉडी में आप लिख सकते हैं, लेकिन कब लिखेंगे? जब आपको पता होगा कि आप ये चीजें लिख सकते हैं, तभी आपका दिमाग जो है तो वहां दौड़ेगा। इसलिए ये सब चीजें याद रखिए कि फैक्ट्स, डाटा, संवैधानिक कानूनी प्रावधान, सरकारी योजना, नीतियां, समिति रिपोर्ट और सूचकांक। जैसे कि नीति आयोग की कई सारी रिपोर्ट आती हैं, कई सारे इंडेक्स सूचकांक आते हैं, वो भी आप आंसर में लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन की डिमांड वैसी है, क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कुछ पूछा गया। MP स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी आप उस पर लिख सकते हैं। जैसे कि अब इसी क्वेश्चन में आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? हीरा में आप पन्ना हो गया, उसके अलावा मलाज खंड हो गया तांबा के लिए। इस तरीके से कई सारे, जैसे सिंगरौली कोयला और ऊर्जा हब है, सतना सीमेंट उद्योग के लिए हो गया। फिर फ्लो चार्ट आपको बनाना है। फ्लो चार्ट जरूरी ही, मतलब बहुत ही जरूरी है फ्लो चार्ट बनाना। फ्लो चार्ट से क्या होता है कि आप लिखने को, एक्सप्लेन करने को उतने पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर सकते जितने कि आप फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं, डायग्राम। तो इससे पता चलता है कि आपकी नॉलेज बहुत है, लेकिन स्पेस कम होने के कारण आप सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। इसलिए फ्लो चार्ट बनाना जरूर। प्लस इसके एक और है कि आपकी कॉपी को यूनिक और अट्रैक्टिव भी दिखाता है, आपके जो पॉइंट्स हैं वो और क्लियर दिखते हैं। ये सारी चीज़ों का भी एडवांटेज होता है फ्लो चार्ट से। फिर मैप, मैंने आप लोगों को बताया कि मैप आप लोगों को बनाना है। जहाँ पे भी MP का मैप हो, इंडिया का मैप हो, जहाँ पे भी अगर कोई भी मान लीजिए कि पूछा है कि मध्य प्रदेश के खनिज स्थलों का, या मध्य प्रदेश के जैसे धार्मिक स्थल हो गए, बौद्ध जैन के धार्मिक स्थल हो गए, उनको बताइए। तो वहाँ पे आप मैप का वो करके आप वहाँ पे सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। जैसे कि मुक्तागिरी हो गया, सोनागिरी, पुष्पागिरी, ये गोमटगिरी, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे मैप के थ्रू दर्शा सकते हैं। मतलब आपको लिखना तो है ही पहले, लेकिन मैप के थ्रू अगर आप दिखा देंगे ना तो वो एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी और वो और अच्छा आपके कॉपी को दिखाएगा, और अच्छा लगेगा कि आपको मैप का भी नॉलेज है, अपने MP का, इंडिया का, किसी का भी। उसके बाद आपको क्या करना है? कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। कीवर्ड अंडरलाइन कभी करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ को अंडरलाइन किए तो वो अलग से उभर के दिखता है। और अगर आप किसी चीज़ को अंडरलाइन कर रहे हैं ना तो 100% श्योर हो कि वो एकदम सही चीज़ ही आपने लिखी है। अगर कोई फैक्ट लिखा है और आपने उसको अंडरलाइन किया है तो वो एकदम सही होना चाहिए और उसको आप अंडरलाइन कीजिए।
उसके बाद जो आपका विश्लेषण हो गया, मैंने अभी आपको बताया, विश्लेषण में बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल विश्लेषण होता है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, प्रशासनिक, मतलब सारे डायमेंशन इसमें कवर हो जाते हैं। तो विश्लेषण जब आप कीजिए तो सारे उसके एस्पेक्ट को लीजिए। फिर जब आप समाधान दें तो कैसा होना चाहिए, सकारात्मक एवं व्यवहारिक, यानी पॉजिटिव और प्रैक्टिकल समाधान होना चाहिए, जो वास्तव में हो सकता है वो सारी चीजें समाधान। और लास्ट में अगर आप निष्कर्ष भी लिखते हैं तो वो भी कैसा होना चाहिए, भविष्य उन्मुख निष्कर्ष होना चाहिए। आगे की बात करें, ना कि पीछे की कि पीछे क्या हुआ था। आगे ऐसा क्या होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, या जो स्थिति ऑलरेडी अच्छी है उसको और अच्छा किया जाए। यानी आपको कभी भी नेगेटिव या पास्ट में जाके निष्कर्ष नहीं लिखना है। निष्कर्ष या कंक्लूजन हमेशा वे फॉरवर्ड भविष्य उन्मुख होना चाहिए, सकारात्मक और व्यवहारिक होना चाहिए, चाहे वो आपका समाधान हो चाहे वो निष्कर्ष हो। ये इसको आप फिर से बैक करके ये जरूर देखिएगा जो मैंने आप लोगों को समझाया है बैकवर्ड करके। फैक्ट, डाटा, संवैधानिक कानूनी प्रावधान, सरकारी योजना, नीतियां, समिति रिपोर्ट, सूचकांक, मध्य प्रदेश विशेष उदाहरण, फ्लो चार्ट, डायग्राम, मानचित्र, मैप, कीवर्ड, अंडरलाइन, मतलब ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है कि क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं कहाँ कहाँ पास। फिर एक और फॉर्मूला है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लेकिन और ज्यादा नंबर चाहिए तो कंटेंट प्लस फैक्ट्स प्लस वैल्यू एडिशन आप अपने तरफ से कुछ कीजिए, और प्लस आपका प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो आंसर को, तो जाके आपको क्या मिलेगा, हाई स्कोर, क्या मिलेंगे, हाई स्कोर मार्क्स मिलेंगे, और आपका आंसर कैसे होगा, हाई स्कोर आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और प्रेजेंटेशन में क्या कि आप अच्छे से लिखें, कभी भी कोई भी चीज को लिख के, मान लीजिए आपने लिखा है तो उसको काटे ना, कि ऐसे ऐसे कुछ भी करके उसको काट दिया, ये सब नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि गलतियां तो करनी ही नहीं है, और अगर हो भी जाए तो बस ऐसे, ताकि आज दिखे कि आपने क्या गलती से लिख दिया, उसको पूरा ऐसे कुछ लोग कर देते हैं कि एक भी ना दिखे, इस तरीके से आपको नहीं करना है। उसके बाद कई सारी चीजें हो गई, जैसे कि फ्लो चार्ट के थ्रू आप अच्छे से बता सकते हैं, मैप हो गया, या साइंस का पेपर है, बायो का है तो उसमें आप डायग्राम बना सकते हैं, केमिस्ट्री में भी सेल का, सबका, इन सब में आप डायग्राम बनाइए अगर आपसे आता है तो वो और अच्छा आपके आंसर को, मतलब और अच्छा प्रेजेंट अच्छे से आप कर पाएंगे, और प्रेजेंटेशन आपका बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन फ्लो चार्ट का तो आप यूज सब में कर सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि फ्लो चार्ट का यूज आप कीजिए, और अलग अलग तरीके के फ्लो चार्ट का यूज कीजिए। क्लास में इस पे भी बनाऊंगे कि किस किस तरीके के आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन पे तो मैंने बता दिए हैं, उसके अलावा भी और कई तरीके के फ्लो चार्ट 2 नंबर क्वेश्चन पे बनते हैं, वो मैं और क्लासेस में आपको बता दूंगी। 7 नंबर, 10 नंबर, ऐसे ही सब तरीके के क्वेश्चन में आप लोगों को मैं ये सारी चीजें समझाऊंगी। फ्लो चार्ट हो गया, मैप हो गया, चाहे इंडिया का मैप हो चाहे एमपी का मैप हो, उसके अलावा कंक्लूजन अभी बचा हुआ है, कई सारी चीजें, लेकिन कई सारी चीजें मैंने बताई हैं। जाके फिर से बोल रही हूँ, जो लोग आज ये पहली बार क्लास देख रहे हैं वो जाके पहले की क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस देखें जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। और ये आपको कहीं भी फ्री में नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन हम आपको ये चीजें फ्री में सिखा रहे हैं, तो आप इसका एडवांटेज लीजिए और इसको सीखिए। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी अभी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी प्रोग्राम के बारे में, प्री 2027 प्लस मेंस, तो वो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी टेस्ट सीरीज भी जो है तो है 25-26 वालों के लिए, मेंस का भी जो है तो प्रोग्राम है। आप जिससे भी जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।